आप लोगों का स्वागत है इस प्लेटफॉर्म पर। और आप सभी इस समय इतिहास की क्लास में हैं। तो इतिहास में जो भी बातें हो रही हैं सभी बातें महत्वपूर्ण हैं। ये बताने की ज़रूरत नहीं है कि बातें महत्वपूर्ण हैं या नहीं महत्वपूर्ण है, क्योंकि जो भी टॉपिक है, जो भी आपके सिलेबस में है, वो सारे टॉपिक अति महत्वपूर्ण हैं। जहाँ से अधिकांश प्रश्न बनते हैं, अधिकतर प्रश्न बनते हैं जिनको नज़रअंदाज नहीं किया जाता है, उन टॉपिक्स की चर्चा बीच बीच में होती रहती है। हम स्वयं ही बताते रहते हैं कि ये आपका यहाँ से प्रश्न बार बार बनते हैं, तो इसका भी ध्यान रखें। सभी को गुड इवनिंग। अमरिंदर जी, सरिता जी, और आप लोग कहाँ, हम लोग पिछली क्लास कहाँ छोड़े थे? पिछली क्लास में हम लोग कुमारगुप्त की बात कर रहे थे। कुमारगुप्त जो हैं वो चंद्रगुप्त द्वितीय के उत्तराधिकारी हैं, और यह देखा गया था। अमित, गुड इवनिंग। तो उस क्लास में हम लोगों ने कुमारगुप्त की बात की थी, ठीक? कुमारगुप्त की, और इनकी जो उपाधियाँ हम लोगों ने देखी थी, वो उपाधियाँ यहाँ जो दिखी थी उसमें क्या दिखी थी? इन्हें, इनकी जो सबसे सर्वप्रिय उपाधि है वो महेंद्रादित्य है। महेंद्रादित्य या महेंद्र या महेंद्र सिंह या अश्वमेघ महेंद्र, अश्वमेघ प्रकार के जो इनके सिक्के हैं उस पर ये अश्वमेघ महेंद्र उपाधि अंकित है। तो इन उपाधियों को बार बार पूछा जाता है, समुद्रगुप्त की हो या चंद्रगुप्त द्वितीय की हो या किसी भी, सभी गुप्त शासकों की उपाधियां महत्वपूर्ण हैं। तो इन उपाधियों को बिल्कुल ध्यान रखें आप लोग, इसे मिस न करें, क्योंकि इसे मिस करने का मतलब होगा कि एक क्वेश्चन आपका, एक क्वेश्चन का नुकसान होगा। तो वो नुकसान न हो क्योंकि एक एक प्रश्न बड़ा महत्वपूर्ण है। परीक्षा हाल का एक एक प्रश्न महत्वपूर्ण है। आप किसी प्रश्न, क्योंकि सबकी कीमत बराबर है, और आप ये ना ध्यान में रखें या दिमाग में रखें कि हमें इतना करना है। आप मैक्सिमम का प्रयास करें, मैक्सिमम का टारगेट रखें कि हमें अगर 125 प्रश्न है तो हमें 120-22 तो करना ही करना है। और प्रश्न भी, कभी कभी प्रश्न पत्र भी ऐसे बनते हैं जिसमें उतने प्रश्न किए जा सकते हैं। हालांकि मेरिट तो प्रश्न पत्र के ऊपर निर्भर है कि किस तरह के प्रश्न पत्र हैं, और मैं ये चाहता हूँ कि सदैव प्रश्न पत्र टफ बने, क्योंकि जब प्रश्न पत्र टफ बनता है तब उसमें पढ़ने वाले लड़कों का लाभ होता है। प्रश्न पत्र अगर इजी बना तो उसमें पढ़ने वाले लोगों का लाभ नहीं होता है, क्योंकि उन्हें अतिरिक्त कुछ करने का उस प्रश्न पत्र में अवसर ही नहीं मिलता है। सामान्य प्रश्न है, सभी करेंगे, तो आपने अतिरिक्त कुछ किया है, उसका लाभ तभी मिलेगा जब प्रश्न पत्र टफ बने। तो ईश्वर से हमेशा ये कामना करिए कि प्रश्न पत्र टफ बने। तो प्रश्न पत्र जब टफ बनता है तो क्या होता है कि तुरंत लाइन खिंच जाती है। 70 करने वाले, 80 करने वाले, 90 करने वाले, ये लाइन तुरंत खिंच जाती है। और जब इजी प्रश्न पत्र बनता है तो ये लाइन, इतनी लाइनें नहीं बनती हैं, 1-2 लाइन में ही सारा खेल हो जाता है। तो ईश्वर से यही कामना करें कि प्रश्न पत्र टफ बने। आइए हम लोग अस्कंदगुप्त, अस्कंदगुप्त, क्रमादित्य, क्रमादित्य, इनकी जो महत्वपूर्ण उपाधि है वह क्रमादित्य की है। अस्कंदगुप्त के भी विभिन्न अभिलेख हैं, जिस प्रकार से आपने, गुड इवनिंग प्रकाश जी, अखंड जी और आशुतोष तिवारी जी। तो यह जो लाइन है आपकी, इसमें क्या कह रहे थे कि इनके भी अनेक अभिलेख हैं, जिसमें आपके जो महत्वपूर्ण लेख हैं, भीतरी अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख, जूनागढ़ अभिलेख,
कहम अभिलेख, कहम अभिलेख, ये इनके कुछ महत्वपूर्ण अभिलेख हैं जिनमें इनसे संबंधित ढेर सारी बातें बताई गई हैं। इस अभिलेख, अगर भीतरी अभिलेख की बात करें तो भीतरी अभिलेख में इनके विषय में जो बातें कही गई है कि पिता के देहांत के पश्चात, यानी कुमारगुप्त के देहांत के पश्चात वंश लक्ष्मी चंचल हो गई थी और उसे स्कंदगुप्त ने अपने बाहुबल से अर्जित किया। तो वंश लक्ष्मी क्यों चंचल हो गई थी, इस पर इतिहासकारों में कई तरह के मत हैं कि उनका मानना है कि ये जो इनके भाई जो पुरुगुप्त हैं उनसे संभवतः इनका संघर्ष हुआ, इस संदर्भ में वंश लक्ष्मी चंचल होने की बात कही जाती है। लेकिन आपने देखा था कि कुमारगुप्त के अंतिम काल में पुष्यमित्र जाति का क्या हुआ था, पुष्यमित्र जाति का आक्रमण हुआ था। तो पुष्यमित्र जाति का जब आक्रमण हुआ था तब उसमें सेनापतित्व तो किसने किया था, स्कंदगुप्त ने किया था, और स्कंदगुप्त के नेतृत्व में गुप्त सेना ने इस पुष्यमित्र जाति को पराजित किया था। और इस आक्रमण में स्कंदगुप्त को 3 रात जग के बितानी पड़ी थी, यानी बहुत ही भयंकर आक्रमण था ऐसा माना जाता है। तो वहाँ उस संदर्भ में ये वंश लक्ष्मी चंचल की बात कही जा रही है, यानी ये यहाँ से स्पष्ट होता है कि वंश लक्ष्मी चंचल हुई थी। तो अगर कहा जाता है कि वंश लक्ष्मी चंचल हुई, यह किस अभिलेख में बात कही गई है, तो वंश लक्ष्मी चंचल हुई यह बात कहा जा रहा है भीतरी अभिलेख में। यह जो भीतरी अभिलेख है आपके गाजीपुर से मिला है, तो गाजीपुर से यह भीतरी अभिलेख मिला है। तो इसमें इसी अभिलेख में 2 युद्धों का उल्लेख है। 2 युद्ध कौन कौन से, आपके पुष्यमित्र जाति के साथ युद्ध, पुष्यमित्र जाति और हूणों के साथ युद्ध, इन 2 युद्धों का उल्लेख इसमें हुआ है। यह जो जूनागढ़ अभिलेख है इसमें एक युद्ध का उल्लेख हुआ है हूणों से, हूणों से युद्ध का उल्लेख हुआ है। तो इस बात का ध्यान रखिएगा कि दोनों से युद्ध का उल्लेख किस में हुआ है, दोनों से युद्ध का उल्लेख भीतरी में हुआ है, और जूनागढ़ जो अभिलेख है इसमें सिर्फ हूणों से युद्ध का उल्लेख है। ठीक, तो इसमें सिर्फ हूणों से युद्ध का उल्लेख है, किसमें, जूनागढ़ अभिलेख में, और भीतरी अभिलेख में दोनों पुष्यमित्रों के आक्रमण और हूणों के आक्रमण दोनों का उल्लेख किसमें एक साथ मिलता है, वो आपका भीतरी अभिलेख है। तो यह अलग अलग पूछा जाता है कि पुष्यमित्र जाति का उल्लेख किस अभिलेख में मिलता है, तो आपका भीतरी होगा, जूनागढ़ नहीं होगा। इस जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कि वंश लक्ष्मी ने स्कंदगुप्त को वर्ण किया, स्कंदगुप्त को वर्ण किया। यह वंश लक्ष्मी ने सभी राजकुमारों को छोड़कर किसे वर्ण किया, सभी राजकुमारों को छोड़कर वंश लक्ष्मी ने स्कंदगुप्त को वर्ण किया। तो यह शब्दावली जहाँ आए कि किस अभिलेख में है कि सभी राजकुमारों को छोड़कर वंश लक्ष्मी ने या लक्ष्मी ने स्कंदगुप्त को वर्ण किया, तो वह जूनागढ़ अभिलेख का कथन है। और यह बात जो आए कि वंश लक्ष्मी चंचल हो गई थी महेंद्रादित्य के निधन के पश्चात, तब वह बात आपकी भीतरी अभिलेख से है। ठीक, तो इन दोनों कथनों का बहुत ही ढंग से ध्यान रखिएगा। और आपके इस भीतरी अभिलेख में क्या कहा गया है, भीतरी अभिलेख में कहा गया है कि यह शासन, जब स्कंदगुप्त का शासन ऐसा था
कि इस शासन की सब लोग बूढ़े से लेकर वृद्ध तक इसका गान करते थे। बूढ़े से लेकर वृद्ध तक इसका यशोगान करते थे। किसका? स्कंदगुप्त का। सॉरी, बूढ़े से लेकर वृद्ध नहीं, बच्चों से लेकर बूढ़ों तक, बच्चों से बूढ़ों तक इसका यशोगान करते थे। ठीक। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि यह शासक जब शासन कर रहा था तब न तो कोई धर्मच्युत था, न ही कोई दुखी था, विपदाग्रस्त था, न ही दंड द्वारा अधिक प्रताड़ित किया हुआ था। तो इस तरह की शब्दावली जहाँ प्रयोग की जाए कि किस अभिलेख में किसके विषय में कहा गया है, तो जूनागढ़ अभिलेख में कहा गया है कि यह शासक जब शासन करता था तब न तो कोई, मतलब प्रजा में न तो कोई धर्मच्युत था, न ही दुखी, विपदाग्रस्त और दंड से प्रताड़ित। यानी जनता न तो दुखी थी, न तो विपदाग्रस्त थी, न दंड से प्रताड़ित थी, न ही धर्मच्युत थी। यानी बहुत ही उदार तरीके से इसके द्वारा शासन किया जाता था, जिसमें जनता खुशहाल थी और उसका नैतिक स्तर भी अच्छा था। तो यह बात किस में कही जा रही है? यह बात कही जा रही है जूनागढ़ अभिलेख में। ठीक। यह जो कौहम अभिलेख है, इस कौहम अभिलेख में कुछ बातें बताई गई हैं। इसमें कहा गया है कि एक मद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्ति स्थापित कराई थी। गोरखपुर से यह अभिलेख प्राप्त हुआ है। तो इसमें कहा जा रहा है कि मद्र नामक एक व्यक्ति ने, मद्र नामक एक व्यक्ति ने 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाई थी। इसी के उपलक्ष्य में यह आपका शिलालेख जारी किया गया था, यह लेख जारी किया गया था। इसमें कहा गया कि वह 5 जैन तीर्थंकरों की मूर्तियां स्थापित करवाया था। ठीक। किसने? मद्र नामक व्यक्ति ने। तो यह पूछा जाता है कि किस अभिलेख में जैन तीर्थंकरों की मूर्ति स्थापित कराए जाने की बात कही गई है, तो वो आपका इस कौहम अभिलेख में यह बात कही जा रही है। सूफिया अभिलेख से आप पहले से परिचित हैं। सूफिया अभिलेख की एक विशेषता आप पहले से जानते हैं कि इसमें गुप्त वंश का संस्थापक किसे माना गया है? गुप्त वंश का संस्थापक इसमें इस अभिलेख में घटोत्कच को माना गया है, घटोत्कच को। तो ये इसके इस अभिलेख की प्रमुख विशेषता है। इस अभिलेख में विभिन्न वंशावलियाँ दी गई हैं, अब तक के गुप्त राजाओं की वंशावलियाँ दी गई हैं, जिसमें चंद्रगुप्त प्रथम का नाम हटा दिया गया है। घटोत्कच के बाद समुद्रगुप्त की बात की गई है, और समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त और कुमारगुप्त के उपाधियों, उनका सीधे सीधे नाम नहीं लिया गया है, बल्कि उनकी उपाधियों का उल्लेख किया गया है। तो इनकी उपाधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें चंद्रगुप्त प्रथम को नहीं रखा गया है, और अन्य शासकों की उपाधियों का उल्लेख किया गया है।
ठीक। तो ये चंद्रगुप्त के कुछ, ये मध्य प्रदेश से सुपिया लेख मिला हुआ है। तो चंद्रगुप्त के सॉरी कह रहे हैं स्कंदगुप्त के जो अभिलेख हैं उन अभिलेखों की प्रमुख विशेषताएं ये हैं। अब यह जो हूणों के साथ युद्ध हुआ था, इनका हूणों के साथ जो युद्ध हुआ था इसका विवरण इस जूनागढ़ अभिलेख में भी है और भीतरी अभिलेख में भी है। हूणों का पहला आक्रमण इसी स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। हूणों का भारत पर पहला आक्रमण इसी स्कंदगुप्त के काल में हुआ था। और आपने देखा था कि हूण कहाँ से आ रहे थे। हूण जो है मध्य एशिया से आ रहे हैं। शकों जो यूची जाति थी यानी कुषाण, जिससे आगे चल के कुषाण बने थे, तो कुषाणों के ये पड़ोसी थे और कुषाणों को इन लोगों ने 165 ईसा पूर्व में उस क्षेत्र से कांगसू और नागसिया से भगाया था। और फिर भी अपने भी धीरे धीरे इस क्षेत्र में आए। ये इनकी दो शाखाएं हो गई हूणों की। एक शाखा आपकी पश्चिम चली गई, ये पश्चिमी शाखा बोली जाती है। यह रोम साम्राज्य पर आक्रमण की, रोम साम्राज्य को तहस नहस की, रोम साम्राज्य का विध्वंस की। दूसरी शाखा आपकी यहाँ आई ईरान में, और ईरान में आप देखते हैं कि ससानियन शासक थे। तो इन शासकों से इनका संघर्ष हुआ। यहाँ से ये आकर आक्सस नदी घाटी में, अफगानिस्तान आक्सस नदी घाटी में बस गई और यहीं से यही शाखा आपकी भारत में आई। तो भारत में आने वाली जो शाखा है हूणों की पूर्वी शाखा बोली जाती है। तो पूर्वी शाखा ने भारत पर, हूणों की पूर्वी शाखा ने भारत पर आक्रमण किया। सबसे पहला आक्रमण हूणों का स्कंदगुप्त के काल में हुआ। पहला आक्रमण स्कंदगुप्त के काल में हुआ, स्कंदगुप्त के काल में हुआ। इस आक्रमण का नेतृत्वकर्ता कौन है? नेतृत्वकर्ता खुशनेवाज को माना जाता है। खुशनेवाज इसका नेतृत्व करता था। स्कंदगुप्त ने पराजित किया हूणों को, और स्कंदगुप्त ने एक बहुत बड़ी विपत्ति जो भारत पे आई थी, क्योंकि ये हूण ऐसे हैं कि इन लोगों ने रोम साम्राज्य का विध्वंस कर दिया था। तो ऐसी शक्ति को पराजित करना एक बड़ी बात थी। तो स्कंदगुप्त ने इन्हें पराजित किया और कुछ समय तक आपके नरसिंहगुप्त तक हूण फिर इधर नहीं आए। तो हूणों को रोके रखा, यह स्कंदगुप्त की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है। स्कंदगुप्त के अन्य युद्धों की कोई चर्चा नहीं है। इनका एक प्रमुख युद्ध इनके राज्यकाल में हूणों के साथ है। राजकुमार काल में इन्होंने पुष्यमित्र जातियों को पराजित किया था, यहाँ तक ठीक। इनके काल में नागवंशी शासकों, ऐसा माना गया है जूनागढ़ अभिलेख में जो बात कही जा रही है कि नागवंशी शासकों ने अपना फन उठाया था, जिसका दमन स्कंदगुप्त ने किया था। तो ऐसा इतिहासकारों द्वारा ये माना जाता है कि ये नागवंशी शासक नहीं थे, बल्कि इन्हीं हूणों के संदर्भ में ये बात कही जा रही है, ठीक। इसी यह भी पता लगता है कि बकाटक जो शासक हैं नरेंद्र सेन के नेतृत्व में, बकाटकों ने मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया था, क्योंकि उनके अभिलेखों में मालवा क्षेत्र को उनका क्षेत्र बताया गया है। तो कुछ समय के लिए बकाटकों ने मालवा पर अधिकार किया था, लेकिन अंततः स्कंदगुप्त ने उस मालवा क्षेत्र पर अधिकार कर लिया, ठीक। इनके जो विभिन्न अधिकारी हैं उनका भी उल्लेख इनके अभिलेखों में हुआ है। जैसे आपके ये जूनागढ़ अभिलेख है। जूनागढ़ अभिलेख में एक और चीज़ का जो उल्लेख हुआ है वो है कि सुदर्शन झील का उल्लेख आप चंद्रगुप्त मौर्य से ही देख रहे हैं। सुदर्शन झील का निर्माण चंद्रगुप्त मौर्य ने कराया। उस झील से नहर निकलवाया अशोक ने, और यह झील रुद्रदामन, शक शासक रुद्रदामन के समय टूट गई थी, जिसका पुनर्निर्माण रुद्रदामन ने अपने व्यक्तिगत धन देकर करवाया था। और फिर यह स्कंदगुप्त के समय आकर फिर यह झील टूटी।
तो स्कंदगुप्त ने हूणों को पराजित करने के पश्चात हूणों का शासन जो है इसी पश्चिमी क्षेत्र पर था। तो पश्चिमी क्षेत्र पर किसको यहाँ का गवर्नर बनाया जाए, इस बात को लेकर स्कंदगुप्त बहुत चिंतित थे। तो उन्होंने पर्णदत्त को यहाँ का गवर्नर बनाया। तो जब बहुत इस क्षेत्र के लिए चिंतित हैं, यानी वो योग्य अधिकारी की तलाश कर रहे हैं, तो अगर कभी यह कहा जाए कि स्कंदगुप्त के काल का सबसे योग्य अधिकारी कौन था, सबसे योग्य कुमार अमात्य कौन था, तो आप कहेंगे कि वो पर्णदत्त था। तो पर्णदत्त को इस अभिलेख में कहा गया है कि पर्णदत्त को उन्होंने पश्चिम का गवर्नर बनाकर, ये पश्चिमी क्षेत्र है, पश्चिम का गवर्नर बनाकर उसी प्रकार निश्चिंत हो गए जिस प्रकार से देवताओं ने पश्चिम का जो दिक्पाल वरुण को बनाया था। वरुण पश्चिम दिशा के देवता हैं। देवताओं की जो विभिन्न दिशाओं के जो देवता हैं, आपके यहाँ के पूर्वी दिशा के इंद्र हैं, वैसे ही ईशान दिशा के ईशान यानी शिव, शिव माने जाते हैं। इस उत्तर दिशा के कुबेर माने जाते हैं। इस अग्नि कौन है ये, तो अग्नि यहाँ के माने जाते हैं। दक्षिण दिशा के यम माने जाते हैं। ये नैऋत्य, नैऋत्य नैऋत्य दिशा है। इस दिशा के नैऋत्य, नैऋत्य ऋत्य माने जाते हैं। इसके ये जो है पश्चिम दिशा है। वायु इसके, वरुण इसके देवता माने जाते हैं। और यह वायव्य दिशा है, वायव्य, वायव्य तो इसके वायु माने जाते हैं। और आकाश के ब्रह्मा माने जाते हैं और पाताल के अनंत माने जाते हैं। तो ये हिंदी के दृष्टिकोण से भी आपसे पूछा जाता है कि यह उत्तर पूर्व वाला जो उत्तर पूर्व दिशा को क्या कहा जाता है, तो इसे ईशान दिशा कहा जाता है। और शिव का प्रवाची भी ईशान है, शिव का एक नाम ईशान भी है। तो शिव यहाँ के देवता हैं। सूर्य भी इनके साथ इसी दिशा में है। इस दिशा को नैऋत्य बोला जाता है, इस दिशा को अग्निकोण बोला जाता है, इस दिशा को वायव्य कोण बोला जाता है। तो यहाँ के देवता वायु हैं। तो यहाँ वरुण पश्चिम दिशा का कि जिम्मा वरुण को देकर देवता जिस तरह से निश्चिंत हो गए पश्चिम दिशा से, वैसे ही स्कंदगुप्त ने ये भार, पश्चिम का भार किसे दिया, पर्णदत्त को देकर निश्चिंत हो गया। तो पश्चिम दिशा का भार किसे दिया, पर्णदत्त को दिया। तो पर्णदत्त सबसे श्रेष्ठ या सबसे जो है सर्वश्रेष्ठ अधिकारी जो है स्कंदगुप्त काल के कौन है, पर्णदत्त है। पर्णदत्त के पुत्र हैं चक्रपालित, चक्रपालित। तो चक्रपालित को इन्होंने गिरिनार का पुरपति या नगर प्रमुख बनाया। तो गिरिनार का नगर प्रमुख बनाया। नगर प्रमुख यानी पुरपति, इसे पुरपति बोला जाता था, पुरपति बनाया। तो इन्हें चक्रपालित को ये गिरिनार का पुरपति बनाते हैं। तो जब यह बांध टूट गया तब इस चक्रपालित ने ही इस बांध को पुनः इसका पुनर्निर्माण करवाया। और इस प्रकार निर्माण इसका करवाया था, इतना मजबूत था कि कहा जाता है कि यह शाश्वत रूप से अस्थाई बन गया, जो लेख में कहा गया है। तो इस लेख से आपके दो अधिकारियों का उल्लेख इस लेख में हुआ है, एक पर्णदत्त और एक चक्रपालित। यहाँ सुदर्शन झील के संदर्भ में आप अन्य शासकों से संबंधित जो अधिकारी हैं उनका भी ध्यान कर लें। चंद्रगुप्त के समय यहाँ का प्रांतपति कौन था, चंद्रगुप्त प्रथम यानी चंद्रगुप्त मौर्य के समय यहाँ का प्रांतपति कौन था, बताएं। चंद्रगुप्त और अशोक के समय चंद्रगुप्त मौर्य, चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक और रुद्रदामन के समय इन लोगों ने यहाँ पर किस अधिकारी को नियुक्त किया था, क्योंकि यह जो है कूट बनाकर कभी आपसे पूछा जा सकता है, अलग अलग तो पूछा ही जाता है, ठीक।
तो अस्कंदगुप्त के जो विजय है वह एक सबसे महत्वपूर्ण विजय इनकी, एक ही इनके राज्यकाल का जो युद्ध है वह हूणों के साथ है। और यह युद्ध जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि हूण ऐसी जाति है जिसने रोम साम्राज्य का विध्वंस कर दिया, लेकिन अस्कंदगुप्त ने इन्हें भारत का विध्वंस करने से रोक लिया। ठीक, तो कुछ बताएं इनके नाम, तो आगे चला जाए। आलोक सर नमस्कार। तो इनके नाम आप चंद्रगुप्त मौर्य के समय पुष्यगुप्त वैश्य यहाँ का शासक नियुक्त किया गया था। अशोक ने यहाँ तुषास्प नामक यवन को शासक बनाया था। यह यवन जाति का तुषास्प था। और रुद्रदामन ने सुविशाख को यहाँ का गवर्नर बनाया था। और इन्होंने अस्कंदगुप्त ने पर्णदत्त को यहाँ का गवर्नर बनाया। ठीक, तो इन चारों गवर्नरों को क्रम से आप ध्यान रखिएगा। अब अस्कंदगुप्त की जो उपाधियां हैं वो आप जानते ही हैं, कल भी इसकी चर्चा की गई थी। अस्कंदगुप्त की सबसे महत्वपूर्ण उपाधि क्रमादित्य की है। इनकी अन्य उपाधियों में शक्रोपम और शाक्राद्य ये इनकी उपाधियां हैं। गुप्त वंशव कमे, गुप्त वंशव कबीर, ये भी इनकी उपाधि है। गुप्त वंश के एकमात्र, इसका मतलब है गुप्त वंश के एकमात्र शक्तिशाली शासक। ठीक, तो ये इनकी उपाधियां हैं, इनको ध्यान रखिएगा। इनके जो सिक्के हैं विभिन्न प्रकार के सिक्के हैं, जैसे लक्ष्मी द्वारा इन्हें वरण किए जाने की जो बात कही जाती है, तो इस संदर्भ में इनका एक स्वर्ण सिक्का भी मिलता है जिसे लक्ष्मी प्रकार का सिक्का बोला जाता है। सिक्कों में इसकी खैर बात होगी ही होगी। लक्ष्मी प्रकार का सिक्का बड़ा महत्वपूर्ण सिक्का है, यह विशिष्ट सिक्का है इनका। इसमें लक्ष्मी दाहिनी ओर दिखाई गई हैं, बाईं ओर अस्कंदगुप्त हैं, और लक्ष्मी अस्कंदगुप्त को कुछ देती हुई दिखाई गई हैं। ठीक, ऐसे ही इनके कुछ सिक्के चांदी के हैं, जिसमें आपके नंदी प्रकार का सिक्का है, इनका गरुण प्रकार का सिक्का है। तो इन सिक्कों को विशिष्ट क्षेत्रों में चलाने के लिए जारी किया गया था। और जैसे नंदी प्रकार का सिक्का है वो काठीवाड़ा क्षेत्र में चलाया गया था। गरुण प्रकार का जो सिक्का है वो पश्चिमी क्षेत्र में चलाया गया था। एक वेदी प्रकार का इनका सिक्का है जो कि मध्य भारत में चलाया गया था। तो ये इनके प्रमुख सिक्के हैं। तो अस्कंदगुप्त से बातें हम लोगों की पूरी हो गई। अस्कंदगुप्त के बाद के जो शासक हैं, क्योंकि अस्कंदगुप्त के बाद ये देखा जाता है कि यहाँ से गुप्त साम्राज्य की अवनति शुरू हुई, तो इसे अवनति का काल कहा जाता है। अस्कंदगुप्त के बाद के काल को, अस्कंदगुप्त का शासन 467 ईस्वी तक रहा, और 467 ईस्वी के बाद का जो काल है गुप्तों के लिए वह अवनति का काल माना जाता है। अस्कंदगुप्त के भाई हैं पुरुगुप्त, कुमार गुप्त के ही ये भी पुत्र हैं। तो इनके बाद जो शासक बनते हैं वो पुरुगुप्त बनते हैं। पुरुगुप्त, स्मिथ इन्हें प्रकाशादित्य इनकी एक उपाधि मानते हैं, प्रकाशादित्य। स्मिथ के अनुसार यह उपाधि इनकी थी। तो अगर कभी कहा जाए कि प्रकाशादित्य की उपाधि किसकी थी, तो वह उपाधि आपकी पुरुगुप्त की है। छोटा शासनकाल है, क्योंकि वृद्धावस्था में ये इनके अस्कंदगुप्त के भाई हैं,
वृद्धावस्था में शासक बनते हैं, इसलिए बहुत थोड़े समय तक 467 से 473 ईस्वी तक इनका शासन माना जाता है। यह देखा जाता है कि सारनाथ क्षेत्र से एक मुद्रा मिली है, उस पर कुमारगुप्त का उल्लेख है। कुमारगुप्त द्वितीय उन्हें कहा जाता है। तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि ये सारनाथ क्षेत्र में इनके पुरुगुप्त के क्या हैं, पुरुगुप्त के गवर्नर हैं या आपके राज्यपाल हैं। तो एक नाम कुमारगुप्त, कुछ लोग इन्हें स्वतंत्र शासक भी मानते हैं। अगर स्वतंत्र शासक भी इन्हें माना जाए तो सिर्फ 2 वर्ष ही आप मान सकते हैं, 473 से 475, क्योंकि 475 से जो शासन शुरू होता है वो आपका बुद्धगुप्त का शासन शुरू होता है। बुद्धगुप्त का शासन कब से कब तक है? 475 से 495। बुद्धगुप्त एक शक्तिशाली शासक हैं और बुद्धगुप्त के बाद गुप्त साम्राज्य 3 भागों में बट गया। बुद्धगुप्त की जो प्रमुख उपाधियां हैं ये आपकी श्री विक्रम, इनके सिक्कों पर श्री विक्रम अंकित है। इनकी उपाधि श्री विक्रम की इनके सिक्कों पर अंकित है। बुद्धगुप्त के विभिन्न अभिलेख हैं, एरन से मिले हैं, सारनाथ से मिले हैं। तो इन अभिलेखों में बुद्धगुप्त के विषय में दामोदरपुर से इनके अभिलेख मिले हैं, पहाड़पुर से अभिलेख मिले हैं। तो बुद्धगुप्त के इन अभिलेखों में जो बातें कही जा रही हैं वो इन अभिलेखों में इनके कुछ पदाधिकारियों का उल्लेख किया गया है। अंतर्वेदी क्षेत्र के जो पदाधिकारी हैं या पूर्वी मालवा के जो मातृविष्णु, अंतर्वेदी क्षेत्र के जो मातृविष्णु हैं, पूर्वी मालवा के जो अधिकारी हैं सुरश्मि चंद, उनका उल्लेख हुआ। अंतर्वेदी क्षेत्र के अधिकारी का नाम है सुरश्मि चंद्र। और पूर्वी मालवा के जो अधिकारी हैं इनके ये मातृविष्णु हैं, मातृविष्णु पूर्वी मालवा के अधिकारी हैं। तो इन अधिकारियों का उल्लेख भी एरन अभिलेख में इनके हुआ है। इनका जो दामोदरपुर सारनाथ जो लेख है तो इसमें बौद्ध प्रतिमा पर वह लेख अंकित है। तो उसमें एक बौद्ध मूर्ति स्थापित कराए जाने की बात कही गई है। दामोदरपुर जो ताम्रपत्र इनका है और पहाड़पुर जो ताम्रपत्र है, तो पहाड़पुर में बताया गया है कि जो बनारस की एक जैन शाखा थी, जो आपका पंच चैत्य एक जैनियों की शाखा थी, तो उनके दान देने का उल्लेख उस अभिलेख में हुआ है। बुद्धगुप्त के समय क्या हुआ कि बुद्धगुप्त के समय 3 गुप्त साम्राज्य का 3 भाग में विभाजन हो गया। यह जो पूर्वी भाग है यानी बंगाल वाला क्षेत्र, तो यहाँ संभवतः बुद्धगुप्त के समय यहाँ के शासक वैन्यगुप्त थे। तो वैन्यगुप्त यहाँ स्वतंत्र शासक बन गए बुद्धगुप्त के निधन के पश्चात। यहाँ जो मगध वाला क्षेत्र है, यहाँ इनके निधन के पश्चात नरसिंहगुप्त शासक बन गए। और यह जो क्षेत्र है मालवा वाला, यहाँ पर संभवतः इस समय शासक आपके भानुगुप्त थे और भानुगुप्त यहाँ पर अपनी स्वतंत्र सत्ता स्थापित कर लिए। तो गुप्त साम्राज्य अब 3 भागों में बट गया। मध्य वाला जो क्षेत्र है, मगध वाला जो क्षेत्र है, उसमें नरसिंहगुप्त शासक है। नरसिंहगुप्त की जो विशेषताएं हैं यह है कि ये बौद्ध मतानुयायी हैं और इनका हूणों के साथ संघर्ष हुआ। इनकी माता का नाम जो है, पुरुगुप्त की जो माता हैं उन्हें अनंत देवी बोला गया था। और इनके जो पत्नी है थी पुरुगुप्त की, उनका नाम आपका चक्र देवी है। और उन्हीं से उत्पन्न हुए हैं
बुधगुप्त और उन्हीं से ये नरसिंहगुप्त। तो बुधगुप्त यानी नरसिंहगुप्त की जो माता हैं, उन्होंने जब इन्होंने हुणों को पराजित कर दिया, तो हुण शासक को जब बंदी इन्होंने बनाया, तोरमाण माना जाता है शासक उस समय, तो उसको क्या किया कि इन्होंने मुक्त कर दिया। अपनी माँ के कहने में आकर, चक्रदेवी के कहने में आकर इन्होंने उसे मुक्त कर दिया। यह इनकी सबसे बड़ी भूल मानी जाती है। बौद्ध मतानुयायी हैं, संभवतः इसी कारण, इसी प्रभाव में आकर इन्होंने उसे मुक्त किया था। तो इनके काल की यही सबसे प्रमुख घटना है। इसके बाद जो शासक बनते हैं वो आपके नरसिंहगुप्त के बाद कुमारगुप्त, तृतीय, इनके कुमारगुप्त तृतीय के समय नरसिंहगुप्त के बाद स्थिति और भी दयनीय हो गई। पहले से ही पतन का काल चल ही रहा था, तो नरसिंहगुप्त के बाद और भी स्थिति दयनीय हो गई। कुमारगुप्त के समय तक आते आते इन लोगों का प्रभाव जो है मगध वाले क्षेत्र पे ही रह गया। इधर जो है आपके वैन्यगुप्त, वैन्यगुप्त बंगाल के शासक हैं, और वैन्यगुप्त के कुछ लेख हैं, जैसे गुणैधर अभिलेख जो है इनका, यह गुणैधर अभिलेख ही पहला अभिलेख है जिसमें सामंत और महासामंत शब्द का प्रयोग किया गया है। महासामंत, पहली बार यह शब्द देखने को मिल रहा है यहाँ महासामंत, और अभिलेखों में सामंत शब्द का प्रयोग यहाँ गुणैधर अभिलेख में किया गया है। इसी गुणैधर अभिलेख में भूमि माप की इकाइयों को बताया गया है। भूमि माप की जो इकाइयाँ हैं, भूमि माप की अनेक इकाइयाँ प्रचलित थी गुप्त काल में, जिसमें हम लोग जब आर्थिक व्यवस्था करेंगे तो कृषि में देखा जाएगा। अठवाप, द्रोणवाप, कुलवाप, ये सब भूमि माप की इकाइयाँ थी। तो इसी में एक इकाई और बताई गई है पाटक। पाटक नामक इकाई सबसे बड़ी इकाई थी, यह आपकी कुल्यवाप से भी बड़ी थी। तो इस इकाई को यहाँ बताया गया है कि यह पाटक नामक इकाई भूमि माप की इकाई थी, और ये सबसे बड़ी इकाई थी, सबसे बड़ी भूमि माप की इकाई है। ठीक। तो ये वैन्यगुप्त। भानुगुप्त की जो बात देखें, ये मालवा के शासक हैं, और इनके समय का एक लेख है एरण अभिलेख, और यह ऐसा अभिलेख है जिसमें सबसे पहली बार अभिलेखों में सती प्रथा का उल्लेख हुआ है। 510 ईस्वी का यह लेख माना जाता है, और इसी में सबसे पहले सती प्रथा का उल्लेख इसी अभिलेख में हुआ है। यानी अभिलेखों में, अगर साहित्य में तो उल्लेख हुआ ही है पहले से ही, लेकिन अभिलेखों में अगर सती प्रथा का कहीं सबसे पहले उल्लेख है तो आपका भानुगुप्त के एरण अभिलेख 510 ईस्वी का है, इसमें है। इसमें कहा गया है कि एक युद्ध में भानुगुप्त के जो मित्र हैं गोपराज, इनके संभवतः सेनापति थे, सुलक्ष्य वंश के ये थे, सुलक्ष्य वंश के हैं। तो ये सेनापति थे, इनका निधन हो गया उस युद्ध में, और इनकी पत्नी क्या की, इनकी पत्नी सती हो गई, इनकी पत्नी सती हो गई। यह बात बताया गया है इसमें। अब यह युद्ध किससे हुआ था, क्यों हुआ था, तो इस युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। यह बात भी आप ध्यान रखिएगा, स्वतंत्रता संग्राम कहा गया है। इतिहासकारों द्वारा जो अनुमान लगाया जाता है कि यह युद्ध हुणों से ही हुआ होगा, और संभवतः हुणों ने भानुगुप्त को पराजित कर दिया था, भानुगुप्त को पराजित कर दिया था, क्योंकि यहाँ पर जो मातृ विष्णु शासक हैं, आपने देखा था बुधगुप्त के समय पूर्वी मालवा के, तो यहाँ धन्य विष्णु शासक हो जाते हैं, उनके भाई हैं, और वो हुणों की अधीनता स्वीकार करते हुए दिखते हैं।
तो संभवतः इस युद्ध में वो मारे गए थे। ये गोपराज भी मारे गए और संभवतः भानुगुप्त भी मारे गए। इसके बाद के जो अंतिम शासक हैं उनको आप जानते ही हैं, मगध के विष्णुगुप्त। तो विष्णुगुप्त अंतिम शासक हैं मगध साम्राज्य के। तो ये मगध साम्राज्य की जो राजनीतिक स्थिति है ये हो गई। अब मगध साम्राज्य संबंधी अच्छा जो हूणों से युद्ध हुआ है स्कंदगुप्त का, तो उसमें हूणों को मल्लेच्छ कहा गया है। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मल्लेच्छ कहा गया है। इस बात का भी ध्यान रखिएगा। जूनागढ़ अभिलेख में स्कंदगुप्त वाले जो युद्ध हुए थे तो उसमें जूनागढ़ में हूणों को मल्लेच्छ कहा गया है। तो ये अगर पूछा जाए कि मल्लेच्छ किसे कहा गया है तो वो हूण है। जूनागढ़ अभिलेख में हूणों को मल्लेच्छ कहा जा रहा है। यहाँ के युद्ध को स्वतंत्रता संग्राम कहा जा रहा है, जो एरण वाला युद्ध है जिसमें गोपराज मारे गए थे और उनकी पत्नी सती हो गई थी। तो ये गुप्तों की राजनीतिक स्थिति थी। अब हम लोग गुप्तों की प्रशासनिक व्यवस्था, इनकी सामाजिक आर्थिक धार्मिक व्यवस्था को क्रम से देखते चलेंगे। यहाँ प्रशासकीय व्यवस्था जो इनकी है, मुख्य रूप से गुप्तों की जो प्रशासकीय व्यवस्था है उसके निर्माता चंद्रगुप्त द्वितीय विक्रमादित्य माने जाते हैं। मौर्यों में कौन माना जाता था? मौर्यों में चंद्रगुप्त माने जा रहे हैं। अशोक ने कुछ प्रशासनिक सुधार किए थे, आपने देखे थे किन किन पदों का उन्होंने सृजन किया था और न्यायिक व्यवस्था में किस तरह से सुधार किए थे। यहाँ के समुद्रगुप्त को संभवतः इसका अवकाश नहीं मिल पाया था, इसलिए यहाँ के प्रशासन को पूर्ण रूप से व्यवस्थित करने का श्रेय चंद्रगुप्त विक्रमादित्य को दिया जाता है। तो हम लोग गुप्तकालीन प्रशासकीय व्यवस्था को इसी तरह से देखा जाएगा कि प्रशासकीय व्यवस्था में केंद्रीय व्यवस्था क्या है और आपकी प्रांतीय व्यवस्थाएं क्या है। अब आप लोग ये बताइए कि कहाँ तक बातें समझ में आ रही हैं, कहाँ तक बातें नहीं समझ में आ रही हैं। रविकांत जी नमस्कार। बड़ी देर कर दी जनाब आते आते। हाँ सर, तो अब एक दो प्रश्न आप लोग बता दीजिए, कुछ उस तरह से भी आप लोग स्वयं अपना हिमसेल्फ टेस्ट ले लीजिए कि सब ठीक ठाक चल रहा है ना। गुप्त कुलामल चंद्र किसकी उपाधि थी? किसकी उपाधि थी? गुप्त कुलामल चंद किसकी उपाधि थी? इसको आप लोग बताएं। बड़ा आसान सा प्रश्न है और हिस्ट्री इजी लगने लगी है। चलिए अच्छी बात है। हिस्ट्री जो है, हिस्ट्री में आनंद लीजिए तो इजी लगने लगेगी। सब क्लियर है? हाँ, तो बस इसको जो है आप लोग चीज़ों को साथ साथ ही तैयार करते जाइएगा, बाद के लिए न छोड़िएगा। एक प्रश्न, इस प्रश्न का उत्तर प्रकाश चंदा जी की तरफ से सी आया है, अमित की तरफ से डी आया है। तो सी और डी में अभी द्वंद्व चल रहा है। सीधे सी और डी में बराबर बराबर मत दोनों के हैं। तो कोई इसमें निर्णायक मत का प्रयोग करे, निर्णायक मत का कोई प्रयोग करे
सी और डी में आपने डी जो लगाया है, डी में आपने देखा था कि चंद्रगुप्त प्रथम की एक ही उपाधि आपको देखने को मिली थी, वह थी महाराजा धीराज की उपाधि। महाराजा धीराज की उपाधि गुप्त शासकों में सबसे पहले महाराजा धीराज की उपाधि चंद्रगुप्त प्रथम ने लगाई थी, इनकी थी। स्कंदगुप्त चंद्रगुप्त द्वितीय की उपाधियाँ अनेक हैं, लेकिन यह जो उपाधि है यह आपकी कुमार गुप्त की है। गुप्त कुलामल चंद, गुप्त व्योम शशि, यह जो उपाधियाँ हैं कुमार गुप्त के सिक्कों पर अंकित है। गुप्त कुल के ये चंद्रमा है और गुप्त कुल व्योम शशि का भी वही मतलब है, गुप्त कुल के ये चंद्रमा माने जाते हैं। तो इन उपाधियों को भी आप लोग समुद्रगुप्त और चंद्रगुप्त को भी रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा, ठीक। तो हम लोग जो है आज इस क्लास को यहीं विराम करते हैं। कल से गुप्तकालीन प्रशासकीय व्यवस्था को देखा जाएगा, ठीक। तो आप लोग पढ़ते रहें और इतिहास को एंजॉय करते रहें। धन्यवाद।